वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि यूपी पुलिस एसआई स्टेनो, एएसआई मिनिस्ट्रियल और एएसआई अकाउंट के डीवीपीएसटी की डेट आ चुकी है। 5 जनवरी 2026 से इसका डीवीपीएसटी स्टार्ट होगा। तो लगभग 3 या 4 दिन लग जाएंगे डीवीपीएसटी होने में और 5 जनवरी से शुरू हो रहा है। इसके एडमिट कार्ड अप्रॉक्स 1 या 2 जनवरी तक आ जाएंगे और साथ ही साथ उसके साथ कंप्लीट चेक लिस्ट भी आ जाएगी, जिसमें ये सब दे रखा होगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, क्या क्या प्रिपेयर करना है। तो उसमें ये सभी मेंशन होगा, एडमिट कार्ड के साथ चेक लिस्ट भी आएगी। तो आज हम जानेंगे कि डीवीपीएसटी कैसे होता है, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं और आपको डॉक्यूमेंट्स के दौरान क्या क्या ध्यान रखना है कि आपके डॉक्यूमेंट किस डेट से होने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपका पीएसटी होगा। पुरुष अभ्यर्थियों के केस में ऊंचाई जो है वो सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग और एसटी कैंडिडेट्स के लिए 163 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 163 सेंटीमीटर। और शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि अनुसूचित जनजाति पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 156 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये हाइट का मानक तय किया गया है। उसके बाद पुरुष कैंडिडेट में सीना भी देखा जाता है। तो सामान्य और ओबीसी और एससी कैंडिडेट के लिए सीना, न्यूनतम सीने का माप 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर। फिर उसके बाद एसटी कैंडिडेट्स के लिए यानी कि अनुसूचित जनजातियों के लिए 75 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 80 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। एक नोट भी लगाया गया, उसमें लिखा गया है कि न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीना का फुलाव अनिवार्य है। तो ये फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हो गया पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। तो अब हम आते हैं महिला अभ्यर्थियों के लिए। महिला अभ्यर्थियों के केस में ऊंचाई सामान्य, ओबीसी और एसटी महिलाओं के लिए मिनिमम 150 सेंटीमीटर रखी गई है। उसके बाद शेड्यूल्ड ट्राइब्स महिलाओं के लिए हाइट में थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, उसमें 145 सेंटीमीटर हाइट होनी ही चाहिए। इसके अलावा अगर आप इतनी हाइट नहीं होगी तो आप फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में ही बाहर हो जाएंगे। इतना मिनिमम है, इतना क्राइटेरिया तो आपको फुलफिल करना ही करना है। उसके बाद आ जाता है वजन। महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन 40 किलोग्राम तय किया गया है, मतलब मिनिमम वेट आपका 40 किलोग्राम होना ही चाहिए। तो जो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो लोग ध्यान दें, अगर किसी का वेट कम है तो वो उस टाइम पे बनाना या पानी पी लें, ताकि अगर उनका, वैसे मुझे लगता है सबका 40 से तो एबव हो गई, बट थोड़ा सा ध्यान दें, लोग वेट का ध्यान नहीं देते हैं। उस वक्त 40 केजी से कम नहीं होना चाहिए। आप पानी वगैरह पी लें या बनाना खा लें तो आपका वेट थोड़ा इंक्रीज हो जाए। उसके बाद हम देखते हैं, ये आपका कैटेगरी ये आपका हो गया फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो इतना क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना ही करना है। आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और डीवी एक ही दिन एक ही सेंटर पे उसी दिन कंप्लीट करा दिया जाएगा। पहले ये लोग फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपका पीएसटी साथ साथ में कराते जाएंगे और एक पैनल बैठा होगा, वो आपका डीवी भी करता जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता जाएगा, फिर उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी हो जाएगा। तो इसके बाद हम देखते हैं कि आपका पीएसटी हो गया। उसके बाद हम देख रहे हैं डीवी कैसे होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अभिलेखों की समीक्षा और शारीरिक मानव परीक्षण। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके जो जो डॉक्यूमेंट की नीड होगी वो आपको वेबसाइट पे जब अपलोड किए जाएंगे तब तो आप देख ही लेंगे। लेकिन मैं अपने पहले के एक्सपीरियंस से जैसे बताती हूँ कि मैं अभी इस वर्तमान समय में एएसआई की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। तो मैंने डीवी कराया हुआ है, मैंने डीवी दिया है और मैं उससे पहले कंप्यूटर ऑपरेटर रही थी, तो ऑलरेडी जॉब में थी। उसके बाद मैंने जो डीवी दिया है तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट जो राज्य कर्मचारी होते हैं उनमें क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, तो वो सभी डिटेल्स मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी।
तो मेरे पास मेरे पहले से एक चेकलिस्ट पड़ी हुई थी, तो उसका एक ये ऑन एन एवरेज आप मान सकते हैं ऐसी ही चेकलिस्ट आएगी और वैसे ही डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए होता है। उसके लिए आपका आधार कार्ड चल जाएगा फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ के लिए। तो सबसे पहले इसमें मांगा जाता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मतलब आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं या नहीं। इसके लिए आपको उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र लगाना होगा, जो कि आप सभी लोग अपने अपने तहसील से बनवा सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम ओबीसी का, अन्य पिछड़ा वर्ग का जो सर्टिफिकेट है। इसके लिए आपको एक स्पेशल जो डेट निर्धारित की गई है वो ये है, इस फॉर्म का जो नोटिफिकेशन आया था उसके आवेदन की अंतिम तिथि तक का आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, और साथ ही साथ 1 अप्रैल 2023 से लेकर के आवेदन की अंतिम तिथि तक का ही ओबीसी का, अन्य पिछड़ा वर्ग का कास्ट सर्टिफिकेट मान्य होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप सभी लोग इसको नोट कर लें। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है वो कब से मान्य होगा। वो जो सर्टिफिकेट है वो आपका 1 अप्रैल 2023 से लेकर के आवेदन की, यानी कि एप्लीकेशन की डेट जब तक रही है कंप्लीट, एप्लीकेशन की डेट तक का वैलिड होगा। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, तभी आप इसमें फुलफिल कर पाएंगे इसकी क्राइटेरिया को। उसके बाद हम देख लेते हैं शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट। ये भी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए, बट इस केस में कोई डेट का मेंशन नहीं है कि डेट कब से कब तक की होनी चाहिए। ऐसे ही शेड्यूल ट्राइब के केस में है। उसके बाद आ जाते हैं हम एक्स सर्विसमैन यानी कि भूतपूर्व सैनिक के केस में। इसके केस में भी जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित छाया प्रति है वो आपको नोटिफिकेशन के साथ कुछ प्रारूप दिए गए हैं, उसमें बनवा के ले जाना है। तो आप सभी लोग नोटिफिकेशन में जो प्रारूप दिए गए हैं उनको ध्यान से देख ले, उन प्रारूप की फ़ोटो डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा के उसी फॉर्मेट में बनवा के तैयार कर लें, ताकि आपको डीवी के दौरान किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्योंकि आप इस स्टेज तक पहुंच पाएँ ये बहुत बड़ी बात है। आप लोगों को बहुत बहुत मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस भी है, आप लोग डीवी तक पहुंचे हैं। और डीवी में अगर थोड़ी सी भी अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी गलती हो जाती है तो आप डीवी से बाहर हो जाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत दुख की बात होगी। तो मैं चाहती हूँ आपसे ऐसी कोई भी गलती ना हो, आप पहले से प्रिपेयर रहें। तो आप जितने भी सर्टिफिकेट बनवा के लेके जाएं वो नोटिफिकेशन में दिए गए प्रारूप में बनवा के लेके जाएं। प्रॉपर उस डेट का होना चाहिए जो डेट मैंने आपको बताई है। खासकर ओबीसी कैंडिडेट बहुत अच्छे से ध्यान दें कि उनका सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2023 से लेकर के आवेदन की अंतिम तिथि तक का होना चाहिए। चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता सेनानी के आश्रितों का ये भी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित छाया प्रति के साथ मूल श्रेणी प्रमाण पत्र, जो कि विज्ञापन में उल्लिखित निर्धारित प्रारूप में आपको लेके जाना है। यानी कि जो विज्ञापन में जो प्रारूप दिया गया है आप उसी प्रारूप में बनवा करके लेके जाएंगे। अब हम आ जाते हैं उत्तर प्रदेश राज्य सरकार कर्मचारियों के लिए। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार कर्मचारियों के लिए राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित छाया प्रति के साथ मूल प्रमाण पत्र जो आपको लेके जाना है वो विज्ञापन में उल्लिखित निर्धारित प्रारूप में लेके जाना है। अब मैं आप सभी को बहुत इम्पोर्टेंटली बता दूं, जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी जॉब में हैं और मैं भी इससे पहले जॉब में थी, तो मैंने जो आपने जब फॉर्म अप्लाई किया होगा तो एक एग्ज़ाम परमिशन ली होगी जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसी एग्ज़ाम परमिशन के बेसिस पे आप अपने डिपार्टमेंट से ये प्रमाण पत्र ले सकते हैं। आप लोग अभी बनवा लीजिए। नोटिफिकेशन में ये प्रमाण पत्र दिया हुआ है जिसका प्रारूप नंबर है, मैं आप सभी को बता देती हूँ, आप सभी लोग जाके वहाँ से नोट कर लें। प्रारूप नंबर इसका है 5। प्रारूप नंबर 5 है, नोटिफिकेशन में दिया गया है। अगर आपको ना मिले तो आप मेरे इस वीडियो के लिंक में जा कर के
कमेंट करें, मैं आपको पूरी पीडीएफ प्रारूप सब कुछ अवेलेबल करा दूंगी। मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा प्रारूप चाहिए, आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्या डाउट्स हैं, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगी। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश के राज्य सरकार कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों को सेवा में रहने का ये बेनिफिट दिया गया है कि उनको 5 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। उनको 5 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। तो अगर आप ये 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट चाहते हैं तो आपको ये सर्टिफिकेट ले जाना बहुत आवश्यक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज आपको इस डीवी से बाहर नहीं किया जाएगा, इस जॉब से बाहर नहीं किया जाएगा। बस आपको ये जो रिलैक्सेशन है, ये रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हैं ये रिलैक्सेशन लेना कि आपको 5 वर्ष का रिलैक्सेशन मिल जाए, तो आप ये सर्टिफिकेट ज़रूर से बनवा के लेके जाइएगा। और ये सर्टिफिकेट बनवाने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ कि इस नोटिफिकेशन में प्रारूप 5 दिया हुआ है। उस प्रारूप 5 में आप अपने अपॉइंटिंग अथॉरिटी से साइन और स्टैम्प करवा के और बनवा के ले जाइए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम आपके साथ चल रहे हैं कि अब बच्चे पूछते हैं मुझसे कि मैम हमने ओ लेवल नहीं किया है, हमने कुछ और डिप्लोमा किया है। तो उनके लिए गवर्नमेंट ने साफ साफ नोटिफिकेशन में दे रखा है कि आपको ओ लेवल के इक्विवेलेंट क्या क्या डिप्लोमा चाहिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या निर्धारित किया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सुझाव के अध्ययन में समिति द्वारा ओ लेवल की समकक्षता के निर्धारण का प्रस्ताव किया गया है, जो निम्नवत है। केंद्र सरकार के किसी बोर्ड, ध्यान से सुनिएगा, किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय, यूजीसी, एसआईटीई, नेलिट, डोएक में मान्यता प्राप्त सरकारी निजी संस्था से कम 1 वर्ष की अवधि का ओ लेवल पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो। अगर आपने ओ लेवल किया है, आपका जो ओ लेवल है, आपका ओ लेवल कहाँ से किया हुआ मान्य होगा? आपका ओ लेवल किया हुआ मान्य होगा किसी बोर्ड, किसी विश्वविद्यालय, किसी यूजीसी, एसआईटीसी या नेलिट मान्यता प्राप्त सरकारी या निजी संस्थान से किया हुआ ओ लेवल ही आपका मान्य होगा। तो ये बात तो रही ओ लेवल की। उसके बाद हम बढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट में दे रखा है केंद्र राज्य सरकार के किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय, यूजीसी, एसआईटीई, नेलिट, डोइक से मान्यता प्राप्त सरकारी ऑब्लिक निजी संस्था से 10+2 के उपरांत कंप्यूटर में कम से कम 1 वर्ष की अवधि का निम्नलिखित पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो। ये जो हमारे पाठ्यक्रम है, 1 वर्ष का निम्नलिखित पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना ज़रूरी है। तो ये कौन कौन से पाठ्यक्रम हैं, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है इसमें DOAP, डिप्लोमा इन ऑफिस ऑटोमेशन एंड पब्लिशिंग। ये आप अगर डिप्लोमा किए हुए हैं तो आपको डीवी में मान्य होगा, आपका जो सर्टिफिकेट है वो मान्य हो जाएगा। उसके बाद आता है सेकंड नंबर पे DOMA, डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट एप्लीकेशन। थर्ड पॉइंट है ADC, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर। फोर्थ है आपका ADCA, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, फिफ्थ नंबर पे आ रहा है आपका ADCH, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर। फिर है ADCP, फिर है DCA, फिर है DCFA। इस तरीके से ये जो लिस्ट है आप सभी लोग देख पा रहे होंगे। आपने जो भी डिप्लोमा किया है आप इस लिस्ट से मैच कर लें। नोटिफिकेशन के साथ परिशिष्ट में ये जो लिस्ट है पूरी लगी हुई है। इस लिस्ट से आप अपने डिप्लोमा को मैच कर सकते हैं। एक बार हम लोग इसे रिपीट कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, अगर किसी को डाउट हो रहा है तो हम देख लेते हैं कौन कौन से डिप्लोमा है। ADCH है, ADCH है, ADCP है, DCA है, DCFA, DCS, DCTT, DIP,
DISA, DISM, DIT, DST, DTP, MDCA, MDCISM। उसके बाद आ जाता है आपका MDIT, MDIT, MOMSP, CINSN, ADCST, ADHN, ADI, ADP, ADSC, AITT, PGDC, WD। गवर्नमेंट ने ये कुछ डिप्लोमा निर्धारित कर दिए हैं, जो कि लिस्ट है टोटल 28। कितने डिप्लोमा हैं? 28, जो कि 1 वर्ष के हैं। इनको ओ लेवल की इक्विवेलेंट मान्यता प्रदान की गई है। किसके इक्विवेलेंट? ओ लेवल की इक्विवेलेंट मान्यता प्रदान की गई है इन डिप्लोमा को। टोटल ये 28 डिप्लोमा है। तो अगर आपके पास ओ लेवल नहीं है तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने डिप्लोमा को, आप अपने कोर्स को इस लिस्ट से मैच कर सकते हैं कि आपका डिप्लोमा या आपका कोर्स इस लिस्ट में आ रहा है या नहीं। अगर आपका डिप्लोमा इस लिस्ट में आ रहा है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, आप इस कोर्स के लिए वैलिड हैं। आप ओ लेवल की आपको नीड नहीं है। अगर आपने ओ लेवल नहीं किया है तो भी आप इस डीवी में अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। आप डीवी में अपना प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो ये थी आपकी इन्फॉर्मेशन कि आपको डीवी में क्या क्या दिखाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करने हैं। इसके रिगार्डिंग मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ कि आप लोग डीवी के लिए सेलेक्ट हो गए हैं। तो मैं आप सभी के लिए बताना चाहती हूँ कि डीवी पीएसटी आपका इस तरीके से होगा। और अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में मुझे लिख सकते हैं कि मैम मुझे ये बता दीजिए कि मुझे डीवी में और क्या ले जाना होगा, डीवी और क्या होगा। अगर कोई भी डाउट है आप वीडियो के लिंक में, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या जानकारी चाहिए। जय हिंद दोस्तों।